जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं जो कुछ आप अब तक अच्छा और बुरा मानते आए हैं वो सब झूठ है, अगर मैं कहूं कि सत्य नाम की कोई चीज असल में ही नहीं और आपका धर्म, आपकी नैतिकता, आपकी आस्था सब बस ताकतवर लोगों का बनाया हुआ खेल है ताकि आप आज्ञाकारी बने रहें, ताकि आप सवाल न पूछें, क्या आप इस सच्चाई का सामना कर सकते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे की किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल यही चुनौती देती है, सीधे आपके विश्वासों के दिल पर वार करती है। वो कहता है तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारे सारे नियम, तुम्हारे सारे आदर्श सब नकली हैं। अब असली इंसान बनो, अपनी सच्चाई खुद बनाओ। जब ये किताब आई तो दर्शन की दुनिया में ये जहर की तरह गिरी। नीत्शे ने धर्म की जड़ हिला दी, नैतिकता को झूठा कहा, दार्शनिकों को पाखंडी बताया और फिर वो वाक्य कहा जिसने इतिहास बदल दिया, गॉड इज डेड। ये किताब कहती है इंसान दो तरह के होते हैं, एक गुलाम इंसान, स्लेव मोरालिटी जो डर में जीते हैं, जो आज्ञा मानना, झुकना और अच्छा बनना ही पुण्य समझते हैं। दो स्वामी इंसान, मास्टर मोरालिटी जो खुद अपने नियम बनाते हैं, जो ताकत, साहस और रचनात्मकता को अपनी नैतिकता मानते हैं। नीत्शे चाहता था कि इंसान भीड़ से बाहर निकले, पुराने नियमों को तोड़े और अपनी जिंदगी का मतलब खुद गढ़े। यही है बियॉन्ड गुड एंड ईविल का जहर और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी सच्चाई खुद बनाने के लिए या अब भी किसी और के नियमों पर जीते रहेंगे? चैप्टर एक मास्टर मोरालिटी वर्सेस स्लेव मोरालिटी। इस चैप्टर में नैतिकता की जड़ पकड़कर खींच लेता है और दिखाता है कि हमारी गुड और बैड की समझ असल में कितनी नकली और चालाकी से बनाई हुई है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा इंसान कौन होता है, जो दयालु हो, आज्ञाकारी हो, दूसरों की मदद करे, सबके साथ बराबरी से चले। और बुरा इंसान कौन है, जो ताकतवर है, जो अपनी इच्छा से चलता है, जो किसी से डरता नहीं। नीच कहता है यही है असली झूठ। वो बताता है कि असल में दो तरह की नैतिकताएं हैं, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी ताकतवर और स्वतंत्र लोगों की सोच से जन्मी। इन लोगों के लिए अच्छा मतलब है साहस, शक्ति, गर्व, अपनी इच्छा पर चलना। बुरा मतलब है कायरपन, कमजोरी और बेईमानी। लेकिन जब कमजोर लोगों की भीड़ बड़ी हो गई तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए स्लेव मोरालिटी बनाई। उन्होंने उन गुणों को अच्छा घोषित कर दिया जो उनके पास पहले से थे, जैसे आज्ञाकारी होना, विनम्र होना, दयालु होना, सबको बराबर मानना और जो गुण ताकतवरों में थे, जैसे हुकूमत करना, अपनी ताकत दिखाना, अपनी राह खुद बनाना, उसे उन्होंने बुरा ठहरा दिया। इसको ऐसे समझो, एक शेर अपने शिकार में ताकत और तेजी देखता है और वही उसे अच्छा लगता है। अगर कोई शेर कमजोर है तो वो जंगल में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इंसानों में जो कमजोर और असहाय थे, उन्होंने शेर जैसी ताकत को बुरा कहना शुरू कर दिया ताकि खुद को बचा सके। उन्होंने कहा जो दया करता है वही अच्छा है, जो बराबरी चाहता है वही सच्चा है। ये स्लेव मोरालिटी है। नीच का कहना है कि आज पूरी दुनिया इसी स्लेव मोरालिटी के कब्जे में है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम विनम्र बनो, सबके साथ बराबरी करो, ज्यादा चाहना पाप है और ताकत दिखाना घमंड है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कमजोर लोगों के बनाए हुए नियम हैं, ताकि ताकतवर लोग गिल्ट में फंस जाएं और अपनी असली ताकत दबा दें। इसको और सीधा एग्जाम्पल से समझो। मान लो कोई आदमी बहुत एम्बिशियस है, बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता है। समाज उसे कहेगा लालची है, घमंडी है, दूसरों जैसा क्यों नहीं बनता, जबकि असल में यही एम्बिशन इंसान को बड़ा बनाता है। या कोई लड़की अगर अपनी इच्छा से जीना चाहती है तो कहा जाएगा अच्छी औरत ऐसी नहीं होती। ये सब स्लेव मोरालिटी की जंजीरें हैं जो हमें औसत और कमजोर बनाए रखती है। नीच हमें इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए प्रोवोक करता है। वो कहता है सोचो किसने तय किया
कि विनम्रता अच्छी है और ताकत बुरी? किसने तय किया कि सैक्रिफाइस महान है और आनंद लेना पाप है? ये सब भीड़ ने तय किया ताकि ताकतवर अकेला पड़ जाए और उसकी ताकत निष्क्रिय हो जाए। इस पहले चैप्टर का जहर यही है। अच्छा और बुरा जैसी कोई यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है। ये सब पावर की लड़ाई से पैदा हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर तुम्हें सच में जीना है तो तुम्हें यह पहचानना पड़ेगा कि तुम स्लेव मोरालिटी में जी रहे हो या मास्टर मोरालिटी में। चैप्टर 2 व्हाट इज नोबल, युबज की झलक। नीच इस हिस्से में सवाल उठाता है, असली महानता क्या है? नोबल इंसान किसे कहा जाए? और वो साफ कह देता है कि ग्रेटनेस का मापदंड वो नहीं है जो भीड़ हमें सिखाती है। भीड़ कहेगी महान वही है जो सबकी मदद करे, जो सबको बराबरी से देखे, जो त्याग कर दे। लेकिन नीच कहता है ये सब स्लेव मोरालिटी का झूठ है। उसके मुताबिक नोबल इंसान वो है जो अपनी जिंदगी के लिए अपने नियम खुद बनाता है। वो बोरोड वैल्यूज पर नहीं चलता। उसे किसी भगवान, समाज या परंपरा की जरूरत नहीं पड़ती कि वो बताए क्या सही है और क्या गलत। नोबल इंसान खुद तय करता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यहां नीड्स यूबरमश अतिमानव की झलक देता है। वो कहता है कि साधारण इंसान अपनी जिंदगी डर, अपराध बोध और समाज की जंजीरों में घसीटता है, लेकिन यूबेंस वो है जो उन सब जंजीरों को तोड़ देता है। वो भीड़ से अलग खड़ा होता है, अकेला खड़ा होता है और उसका अस्तित्व ही नए मूल्य बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि सुख भोगना पाप है, तो नोबल इंसान बिना झिझक अपने सुख का पीछा करेगा। अगर भीड़ कहे कि अपनी एम्बिशन दबा दो, सबके बराबर बनो, तो नोबल इंसान अपनी एम्बिशन को खुलेआम जिएगा, क्योंकि उसके लिए महान होने का मतलब है अपनी पूरी ताकत और जुनून को प्रकट करना, ना कि भीड़ में घुल जाना। नीड्स ये भी बताता है कि नोबल इंसान दूसरों की नजरों से खुद को नहीं परखता। वो ये नहीं सोचता कि लोग उसे अच्छा मानेंगे या बुरा। उसका मानक सिर्फ उसका अपना विज होता है। यही उसकी असली आजादी है। भीड़ कहेगी कि ये आदमी ईगोइस्टिक है, स्वार्थी है, लेकिन नीच कहता है असली ग्रेटनेस वहीं से आती है। इसको ऐसे सोचो, अगर हर कोई न्यूटन, आइंस्टाइन या कोई बड़ा कलाकार बनने से डरता कि लोग क्या कहेंगे, तो आज दुनिया कैसी होती? समाज हमेशा कहेगा रूल फॉलो करो, सेफ रहो, एवरेज बनो। लेकिन नोबल इंसान एवरेज बनने से इनकार करता है। वो रिस्क लेता है, वो अलग सोचता है और इसी वजह से इतिहास बदलता है। नीच का ये दूसरा अध्याय हमें आग की तरह झकझोर देता है। अगर तुम भीड़ के नियमों में बंधे रहोगे तो तुम कभी नोबल नहीं बन सकते। नोबल बनने के लिए तुम्हें खुद अपने नियम गढ़ने होंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी को वैसे जीना होगा जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है, रंग रेखाएं सब अपनी मर्जी से, और यही है युबंज का रास्ता। ऐसा इंसान जो दूसरों के बनाए झूठे आदर्शों को ठुकराकर अपनी खुद की महानता गढ़ता है। चैप्टर 3 द रिलीजियस नेचर, धर्म की असली कहानी। नीच यहां सीधे धर्म पर वार करता है। वो कहता है धर्म इंसान की ताकत से नहीं बल्कि उसकी कमजोरी से पैदा हुआ है। जब इंसान डरता है, जब वो अपनी तकलीफों का जवाब नहीं ढूंढ पाता, जब मौत का सामना करता है, तभी धर्म जन्म लेता है। धर्म असल में इंसान का सर्वाइवल ट्रिक है। सोचो, आदिम इंसान बिजली की गड़गड़ाहट देखता था तो डर के मारे उसे देवता का गुस्सा मान लेता था। किसी बीमारी का इलाज नहीं होता था तो कह देता था भगवान की सजा है। मतलब धर्म हमेशा अज्ञान और डर की मिट्टी से उगा। नीच कहता है यही वजह है कि धर्म इंसान को कभी मजबूत नहीं बनाता बल्कि उसे और दयनीय बना देता है। लेकिन असली जहर वो तब डालता है जब कहता है धर्म ने स्लेव मोरालिटी को ही फैलाया, धर्म ने ताकत और इच्छा को पाप बना दिया और कमजोरी व आज्ञाकारिता को वर्चो। उसने इंसान को गिल्ट में डुबो दिया। उसने कहा तुम्हारी इच्छाएं गंदी है, तुम्हारी बॉडी पाप है, सुख भोगना बुरा है, सैक्रिफाइस ही अच्छा है। धर्म ने इंसान को खुद से नफरत करना सिखाया। नीड्स क्रिश्चियनिटी को खासकर निशाना बनाता है। वो कहता है ईसाई धर्म ने इंसान को गुनहगार घोषित किया
ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। उसने कहा, इस दुनिया की खुशियां नकली है, असली खुशी मरने के बाद मिलेगी। सोचो ये कितनी चालाकी है। इंसान की असली जिंदगी छीन लो और उसे एक इमेजिनरी स्वर्ग के सपने में जीने दो। ऐसे इंसान कभी विद्रोह नहीं करेगा, कभी अपनी ताकत नहीं मांगेगा। वो चुपचाप सहन करेगा और मरने के बाद जन्नत की उम्मीद रखेगा। नीट्स इसे पश्चिम की सबसे बड़ी बीमारी कहता है, क्योंकि धर्म ने इंसान के भीतर की आग बुझा दी। उसने शेर को भेड़ बना दिया। उसने कहा, अपनी इच्छाओं को दबाओ, अपनी ताकत को दबाओ, सबके साथ बराबर बनो, सबको माफ करो। और नतीजा यह हुआ कि इंसान एवरेज, डरपोक और गिल्ट से भरा हुआ बन गया। इसको सीधा ऐसे समझो, अगर एक बच्चा बड़ा सपना देखे कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा, धर्म कहेगा अहंकार मत करो, भगवान के आगे झुको। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहे, धर्म कहेगा ये पाप है, संयम रखो। धर्म हमेशा कहता है, मत जियो, मत चाहो, मत लड़ो, बस मानो और सहो। नीच पूछता है, ऐसा धर्म जो इंसान को जीने से रोकता है, वो इंसानियत का दोस्त है या दुश्मन? क्या ये इंसान को ऊंचा उठाता है या बस उसे गुलाम बनाता है? इस अध्याय की तलवार यही है, धर्म असल में इंसान का सहारा नहीं, उसकी जंजीर है। और अगर इंसान को सच में आजाद होना है तो उसे उस इल्यूजन को तोड़ना होगा जो धर्म ने बनाया है। चैप्टर 4 ऑन द प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स, दार्शनिकों की पोल खोल नीड्स इस हिस्से में सबसे पहले दार्शनिकों पर हमला करता है। वो कहता है, हमें लगता है कि दार्शनिक वो लोग हैं जो सच की तलाश में तटस्थ और निष्पक्ष होकर सोचते हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। हर दार्शनिक अपनी सोच को सच बताने की कोशिश करता है, जबकि असल में वो अपने ही मन की इच्छाओं और पूर्वाग्रहों, ब्यासेस को तर्कों और सिद्धांतों की शक्ल में छिपाता है। नीच का कहना है कि कोई भी दार्शनिक ईमानदारी से सिर्फ ज्ञान की खोज नहीं करता। हर कोई अपने स्वभाव, अपने डर, अपनी त्वाकांक्षा और अपनी नैतिक पसंद को सत्य बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दार्शनिक आराम और स्थिरता चाहता है तो वो एक ऐसा दर्शन कर देगा जिसमें स्थिरता और शांति को अल्टीमेट ट्रुथ कहा जाएगा। अगर कोई और दार्शनिक ताकत और विजय चाहता है तो उसका दर्शन पावर और स्ट्रगल को अल्टीमेट बना देगा। मतलब ये कि दर्शन शास्त्र भी एक तरह का छुपा हुआ ऑटोबायोग्राफी है। दार्शनिक अपने विचारों के पीछे अपने ही चरित्र और इच्छाओं को छुपाता है। नीट्स इसे इंस्टिंक्ट्स की चालाकी कहता है। वो प्लेटो से लेकर कांट तक सबको लपेटता है। प्लेटो ने अपने आदर्श रूपों, फॉर्म्स का सिद्धांत गढ़ा, लेकिन नीच कहता है ये बस उसकी बॉडी और सेंसुअलिटी से नफरत का नतीजा था। कांट ने नैतिक कर्तव्य और यूनिवर्सल रूल्स की बात की, पर नीच के अनुसार यह सिर्फ आज्ञाकारी इंसान की मानसिकता का दर्शन था। यानी जो दार्शनिक हमें सबसे तर्कसंगत और महान लगते हैं, वो भी अपने अपने छुपे हुए मोरल या रिलीजियस बायस को ही सत्य का नाम दे रहे थे। नीच ये भी कहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं है। हर दर्शन असल में किसी पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। हर ट्रुथ असल में एक दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव है, ना कि कोई डिवाइन रियलिटी। जब भी कोई दार्शनिक कहे यही अंतिम सत्य है, तो समझ लो कि वो अपनी सीमा लांघकर खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको ऐसे सोचो, मान लो किसी दोस्त को हमेशा रूल्स फॉलो करना पसंद है। अगर वो दर्शन लिखेगा तो कहेगा कि संसार का अल्टीमेट लॉ है कि सबको नियम मानने चाहिए। दूसरा दोस्त जो रिबेल है, अगर दर्शन लिखेगा तो कहेगा सच्चाई है स्वतंत्रता और बंधन तोड़ना। दोनों अपने नेचर को यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह पेश कर देंगे। यही दार्शनिकों का इल्यूजन है। नीच हमें चेतावनी देता है, दार्शनिकों की किताबों को ब्लाइंडली मत मानो। उनके हर तर्क के पीछे ये देखो कि वो किस इंस्टिंक्ट, किस वीकनेस या किस एम्बिशन से लिख रहे हैं, वरना तुम भी उनकी बनाई हुई कैद में फंस जाओगे। इस अध्याय का जहर यही है। फिलॉसफी का नाम लेकर जो कुछ हमें सत्य के रूप में दिया गया है, वो असल में दार्शनिकों की अपनी सेल्फिश साइकोलॉजी है। सच में सोचने वाला इंसान इन नकली एब्सोल्यूट ट्रुथ्स को ठुकराएगा और हर चीज को नए नजरिए से देखेगा।
चैप्टर 5वीं स्कॉलर्स विद्वानों की नकली इस्त नीच यहां उन लोगों पर वार करता है जिन्हें हम स्कॉलर्स यानी विद्वान कहते हैं। वो कहता है, लोग सोचते हैं कि विद्वान दुनिया के सबसे बड़े विचारक होते हैं जो सच की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन असलियत विद्वान दरअसल बस जानकारी जमा करने वाली मशीनें हैं, असली सोचने वाले नहीं। नीच कहता है, असली विचारक वो होता है जो नए रास्ते खोलता है, जो रिस्क लेता है और जो अपने विचार से दुनिया को हिला देता है। लेकिन विद्वान वो तो बस दूसरों के विचारों की किताबें पढ़कर, उनमें टांके लगाकर और फुटनोट्स लिखकर अपने को बड़ा समझता है। वो ओरिजिनलिटी से डरता है, क्रिएटिविटी से डरता है। उसका काम है पुराने ख्यालों को पॉलिश करना, ना कि नया सच पैदा करना। वो विद्वानों की तुलना पुस्तक गुलाम से करता है। ये लोग हजारों किताबें पढ़ते हैं, लाखों फैक्ट्स याद रखते हैं, लेकिन उनका दिमाग कभी खुद से कोई नई आग नहीं जलाता। नीच कहता है, ऐसे स्कॉलर्स को देखकर लगता है कि वो ज्ञान के मालिक है, लेकिन असल में वो सिर्फ लाइब्रेरी के क्लर्क है जिनका काम है दूसरों की लिखी बातों को गिनना और सजाना। नीच को इनसे सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ये खुद को न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव कहते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रलिटी भी एक तरह की मैक्रेटी है। वो अपने आरामदायक एकेडमिक वर्ल्ड में रहते हैं जहां सिर्फ पेपर्स, रिसर्च और सेफ बातें होती है, जबकि असली फिलॉसफी तो खून सीने और रिस्क से पैदा होती है। असली थिंकर वो है जो अपनी जान दाव पर लगाकर सच कहता है। उदाहरण के लिए सोचो, एक तरफ गैलीलियो जिसने सच बोलने के लिए चर्च के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान दाव पर लगा दी, और दूसरी तरफ आज का कोई स्कॉलर जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर रिसर्च पेपर लिखता है और उसी से अपनी सैलरी लेता है। नीच कहेगा गैलीलियो असली थिंकर था। ये आधुनिक स्कॉलर सिर्फ जीविका कमाने वाला विद्वान है। नीच कहता है, असली स्कॉलर्स कभी भीड़ में फिट नहीं होते, लेकिन आज के विद्वान भीड़ में घुलकर एकेडमिक रिस्पेक्टेबिलिटी ढूंढते हैं। वो सेफ ट्रुथ्स लिखते हैं, सेफ डिबेट्स करते हैं ताकि उनकी नौकरी और नाम बना रहे, लेकिन ये सब मीडियक है, ग्रेटनेस नहीं। इस अध्याय का सबसे करारा ताना यही है, विद्वान सच में आजाद सोचने वाले नहीं होते। वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने जॉब्स और अपने सेफ सर्कल की कैद में बंद होते हैं, और नीड्स ऐसे स्कॉलर्स को ज्ञान का व्यापारी मानता है, असली फिलॉसफर नहीं। चैप्टर 6 आर वर्चूज हमारी अच्छाइयों का नकली चेहरा। नीड्स इस हिस्से में सीधा हमारी वर्चूज यानी अच्छाइयों पर हमला बोलता है। वो कहता है, इंसान अक्सर ये मानता है कि उसके भीतर जो गुण है, जैसे दया, नम्रता, ईमानदारी, आत्मसंयम, ये सब प्योर और डिवाइन क्वालिटीज है। लेकिन नीच कहता है, असली सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हमारी ज्यादातर अच्छाइयां कमजोरी का भेष है। सोचो, कोई आदमी बहुत दयालु है, लेकिन ये दया कहीं उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी ताकत की कमी तो नहीं। हो सकता है कि वो लड़ने भिड़ने में अक्षम है, इसलिए दयालु बनकर खुद को अच्छा साबित करता है। कोई आदमी कहता है, मैं बहुत ईमानदार हूं। नीच पूछेगा, क्या सच में, या फिर बस तुम में चालाक बनने की क्षमता ही नहीं है? नीच का असली पॉइंट यह है, हमारी अधिकांश वर्चूज दरअसल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। हम जिन गुणों पर गर्व करते हैं वो अक्सर उस रास्ते का नतीजा होते हैं जिसे हमने मजबूरी में चुना है। एक कमजोर इंसान अगर अपनी कमजोरी को वर्चू का नाम दे दे तो वो अच्छा कहलाने लगता है। यही तो स्लेव मोरालिटी की जड़ है। वो कहता है, ईमानदारी अक्सर मिडियो की रक्षा है, दयालुता अक्सर रिवेंज न ले पाने की लाचारी है, नम्रता अक्सर एम्बिशंस एम्बिशंस को दबा देने की मजबूरी है। यानी वर्चूज उतनी सेक्रेड नहीं है जितनी हमें सिखाई जाती है, वो बस इंसान का डिफेंसिव वेपन है। नीच यहां आग उगलते हुए कहता है, असली वर्चू वो है जो ताकत से पैदा होती है, ना कि कमजोरी से। अगर एक शक्तिशाली इंसान दया दिखाता है तो वो दया सच्ची है क्योंकि वो बदला ले सकता था, लेकिन उसने चुना कि नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई कमजोर इंसान दया दिखाता है तो वो वर्चू नहीं, हेल्पलेसनेस है। इसे ऐसे सोचो, एक शेर अगर अपने शिकार को छोड़ दे तो वह दया है, लेकिन अगर एक भेड़िया शेर से डरकर पीछे हट जाए और कहे मैं तो शांत स्वभाव का हूं तो वो वर्चू नहीं, सिर्फ डर है।
नीच हमारी आत्मा के आईने पर चोट करता है। जो गुण हमें गर्व से भरते हैं हो सकता है वो सिर्फ हमारी कमजोरी का सोफेस्टिकेटेड वर्जन हो। इस अध्याय का पंच यही है, अगर वर्चूज तुम्हें कमजोर बनाती है तो वो वर्चूज नहीं जंजीर है। असली गुण वही है जो तुम्हारी शक्ति से निकले ना कि तुम्हारी मजबूरी से। चैप्टर 7 पीपल्स एंड फादर, राष्ट्रवाद की आलोचना। नीट्स इस हिस्से में उस चीज को ललकारता है जिसे ज्यादातर लोग पवित्र मानते हैं। राष्ट्रवाद वो कहता है नेशन और फादरलैंड जैसी बातें असल में इंसानों को एक भीड़ में बदलने का सबसे आसान हथियार है। लोग सोचते हैं कि राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी वर्चू है, लेकिन नीच के लिए यह बस भीड़ को हिप्नोटाइज करने का तरीका है। वो साफ कहता है राष्ट्रवाद का असली मकसद है इंडिविजुअल को दबाना। जब कोई कहता है तुम्हें अपने देश के लिए जीना और मरना है, तो उसका मतलब होता है तुम्हें अपने सोचने, चुनने और आजादी के हक से हाथ धोना होगा। राष्ट्रवाद इंडिविजुअल को डिसॉल्व करके एक झुंड बना देता है ताकि रूलर्स और पॉलिटिशियंस उस भीड़ को अपने हिसाब से हिला डुला सके। नीच इस भीड़ मानसिकता को मिडक्रेटी का उत्सव कहता है, क्योंकि इसमें हर आदमी से यही उम्मीद होती है कि वह अपने दिमाग से नहीं बल्कि हम सबकी आवाज से सोचे। अगर कोई भीड़ से अलग खड़ा होता है तो उसे गद्दार या देशद्रोही कहा जाता है। सोचो, जब भी कोई सरकार या नेता कहता है देश सबसे पहले, वो असल में तुमसे ये मांग रहा है कि तुम्हारा सच, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी आजादी सब सस्पेंड करो और आंख बंद करके झंडा पकड़ लो। नीट्स इसे इंसान की स्पिरिचुअल स्लेवरी मानता है। वो जर्मनी और यूरोप के अपने समय के नेशनलिज्म पर तंज कसते हुए कहता है राष्ट्रवाद हमेशा कल्चर को घटिया बनाता है, क्योंकि असली कल्चर यूनिवर्सल होता है। कला, संगीत, दर्शन ये किसी एक झंडे की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद कल्चर को केज में बंद कर देता है और कहता है ये सिर्फ हमारा है, बाकी सब दुश्मन है। इस सोच से क्रिएटिविटी मरती है और मैक्रेटी पनती है। नीच के मुताबिक असली ग्रेटनेस राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर आती है। जो सचमुच नोबल है वो खुद को किसी पासपोर्ट या झंडे में कैद नहीं करता, वो दुनिया को बिग स्केल पर देखता है। राष्ट्रवाद का नैरो आइडेंटिटी असली फ्री स्पिरिट की मौत है। इसे ऐसे समझो, एक कवि जिसने दुनिया के लिए लिखा, उसकी कविता सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो कहे ये कविता सिर्फ मेरे देश वालों के लिए है तो उसकी कविता खुद ही छोटी हो जाएगी। राष्ट्रवाद हमें छोटी सोच और फेक प्राइड में फंसाकर मैडक्रेटी में कैद कर देता है। नीच का जहर यही है। राष्ट्रवाद एक मास हेल्सिनेशन है जो इंसान को भीड़ में बदलकर रूलर्स के लिए यूजफुल बना देता है, और भीड़ में हमेशा मिडरिटी जीतती है, ग्रेटनेस नहीं। चैप्टर 8 दी फ्री स्पिरिट, आजाद रूह। नीच इस हिस्से में उस इंसान का स्केच बनाता है जिसे वह फ्री स्पिरिट कहता है, यानी ऐसा इंसान जो हर किस्म की जंजीरों से बाहर निकल चुका है। यहां बात किसी राजनीतिक आजादी की नहीं हो रही, बल्कि दिमाग और आत्मा की आजादी की है। फ्री स्पिरिट वो है जो इनहेरिटेड आइडियाज, समाज की मोरालिटी, धर्म के डर, राष्ट्र की बाइंडिंग, इन सब से ऊपर उठ चुका हो। वो स्टेटस को नहीं मानता, वो अपने इनहेरिटेड वैल्यूज को ऑटोमेटिकली सेक्रेट नहीं समझता। नीच कहता है ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो फ्री है, लेकिन असल में उनकी सोच बोरोड होती है। वो अपने समाज की लैंग्वेज, अपने धर्म की नैतिकता और अपने राष्ट्र की सोच रिपीट करते रहते हैं। असली आजादी बहुत रेयर है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें हर इनहेरिटेड बिलीफ को डिसाइड करना पड़ता है, यहां तक कि वह भी जिसे तुम सेक्रेड मानते हो। फ्री स्पिरिट का मतलब यह नहीं कि इंसान सब कुछ रिजेक्ट कर दे, बल्कि फ्री स्पिरिट वह है जो खुद डिसाइड करता है कि किस चीज की कीमत है और किस चीज की नहीं। वो बोरोड मोरालिटी से नहीं, अपने खुद के यस और नो से जीता है। उदाहरण के लिए, कोई कहे चोरी करना गलत है, एक नॉर्मल आदमी इसे ऐसे ही मान लेगा क्योंकि समाज ने कहा है, लेकिन फ्री स्पिरिट पूछेगा क्यों गलत है, किसके लिए गलत है, क्या हर सिचुएशन में गलत है। वो हर वैल्यू को माइक्रोस्कोप पर रखकर उसकी जड़ें देखता है। अगर उसे लगे कि वो वैल्यू वीक लोगों द्वारा थोपी गई है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। नीच ये भी कहता है फ्री स्पिरिट लोनली होता है,
क्योंकि सोसाइटी ऐसे लोगों से डरती है। भीड़ हमेशा चाहती है कि सब उसी की तरह सोचे, लेकिन फ्री स्पिरिट वो आउटसाइडर है जो भीड़ से अलग खड़ा रहता है। वो आरामदायक इल्यूजन से बाहर आ चुका है, इसलिए उसकी आंखें उन सच्चाइयों को देख लेती हैं जिनसे बाकी लोग भागते हैं। फ्री स्पिरिट को नीड्स फ्यूचर का आदमी कहता है, जो आज की मेडक्रेटी से ऊपर उठकर आने वाली नई वैल्यूज बनाएगा। वो आजाद है सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने पुरानी जीरें तोड़ी है, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास खुद नई वैल्यूज बनाने की कैपेसिटी है। इसे ऐसे समझो, एक नदी अपने किनारों में बह रही है क्योंकि उसे बाउंड्रीज मिली है, लेकिन फ्री स्पिरिट उस नदी जैसा है जो बाढ़ बनकर अपने रास्ते खुद बनाता है। वो तय करता है कि उसे कहां बहना है, किसी इनहेरिटेड पाथ में फंसकर नहीं जीता। नीच का संदेश साफ है, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो फ्री स्पिरिट बनो। बोरोड सोच से बाहर निकलो, खुद के लिए सोचो और अपनी वैल्यूज खुद गढ़ो, वरना तुम भीड़ के गुलाम ही रहोगे। चैप्टर 9 एपिग्राम्स एंड इंटल तीखे तीर और छोटे धमाके। नीच इस हिस्से में बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे लंबी दलीलें नहीं देता। यहां वो छोटे छोटे वाक्यों में जहर घोलता है। हर लाइन एक तीर की तरह लगती है, छोटी लेकिन सीधी दिल दिमाग में घुसने वाली। ये एफोरिजम्स ऐसे हैं जैसे बीच बीच में रखे गए बम जो सुनने वाले को अचानक झटका देते हैं। वो कहता है, सच अक्सर वही होता है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। ये लाइन अकेली ही बहुतों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हम सच से भागते रहते हैं और अपने इल्यूशंस में सेफ महसूस करना चाहते हैं। नीच ऐसे इल्यूशंस को धक्का देकर तोड़ देता है। एक और तीर, जो लोग खुद को बहुत नैतिक मानते हैं, वो अक्सर सबसे बड़े एक्टर होते हैं। यानी मोरालिटी का मुखौटा सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने का इजीएस्ट तरीका है, लेकिन उसके पीछे अक्सर कमजोरी, डर या पाखंड छिपा होता है। नीच यहां इंसान की नेचर पर भी तीखे ऑब्जर्वेशन करता है। इंसान वही करता है जो उसकी ताकत और उसकी कमजोरी अलग करती है, लेकिन वो इसे नाम देता है। प्रिंसिपल सोचो, कितनी बार हमने अपनी लाचारी को मेरा सिद्धांत कहकर ढक दिया है। इन छोटे धमाकों में नीच वुमेन, लव, फ्रेंडशिप, आर्ट और ट्रुथ हर चीज को काट कर रख देता है। उदाहरण के लिए, हर गहरी दोस्ती के पीछे एक अघोषित दुश्मनी होती है। ये लाइन सुनते ही लिसनर अपनी ही दोस्तियों को शक की नजर से देखना शुरू कर देगा। नीच की ये स्टाइल खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई लंबी दलील नहीं, कोई एस्केप राउट नहीं। बस एक तीर आता है और सीधा तुम्हें घायल कर देता है। तुम चाहो भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे एफोरिजम्स समरी का स्पाइस है। इन्हें चैप्टर के बीच स्प्रिंकल करना मजेदार होगा, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जगाते हैं और हर तीर के बाद इंसान पज लेता है, सोचता है, यार ये सही में कितना सच है। नीच ने हमें यह दिखा दिया कि जिस सच पर हम गर्व करते हैं वो अक्सर इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं। उसने मोरालिटी, रिलीजन, नेशनलिज्म सबकी जड़ें हिला दी। सवाल यह है कि अब तुम क्या करोगे? क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर बोरोड सोच के साथ जीते रहोगे, या अपने अंदर उस फ्री स्पिरिट को जगाओगे जो अपने वैल्यूज खुद तय करता है? ये जर्नी यही खत्म नहीं होती। असली शुरुआत तो अब तुम्हारे सवालों से होगी। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे दिमाग को हिलाया है तो इस आग को अकेले मत बुझने दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इल्यूजन से बाहर झांके, और नीचे कमेंट में बताओ नीच की किस बात ने तुम्हें सबसे गहरा झटका दिया। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही किताबों की डेंजरस समरीज तुम्हें लगातार मिलती रहे तो ऑडियो बुक गैंग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है।